तो भैया बताइए, आपका विश्लेषण क्या बोलता है? आपको क्या लगता है, मतलब उत्तर प्रदेश के लोगों का रुझान किस तरफ होगा? लोग क्या सोच रहे हैं? आपको क्या लगता है? आपकी अपनी निजी विचारधारा क्या है उत्तर प्रदेश के चुनाव को? चुनाव तो सिर्फ यूपी में नहीं हो रहा है, यूपी के अलावा पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और एक जगह चुनाव हो रहा है ना, कहाँ? 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है। पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, मणिपुर हो गया, उत्तराखंड हो गया, और एक आइडिया नहीं। नो आइडिया। ये है जानकारी अभय मिश्रा और मेरी चुनाव के बारे में। मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बोला कि मैं बहुत दिनों से न्यूज नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि न्यूज देखने के प्रति वो याद आ वो गया, नहीं गोवा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यूपी चुनाव है, क्योंकि सभी लोगों का ध्यान यूपी चुनाव के ऊपर है, क्योंकि यूपी ने जिसको चाहा उसके ऊपर सर का ताज दे देता है। वो प्रधानमंत्री किसी को बनना है तो ये एक ऐसा राज्य है, इसको आपने जीत लिया तो समझिए आधी जंग आपकी जीत ली, आपने आधी जंग जीत ली। क्योंकि यूपी में करीब क्या 80 सीट है, 80 लोकसभा सीट है, और वहाँ से जिनका ज्यादा सीट होता है वो प्रधानमंत्री का रास्ता खुल जाता है। हालांकि ये लोकसभा नहीं, विधानसभा चुनाव है जो भी है, लेकिन एक उसका प्रभाव पड़ता है, दूरगामी प्रभाव तो रहेगा लोगों के ऊपर। तो क्या सोचते हो, किसकी सरकार बनेगी यूपी में? उत्तर प्रदेश ही आएंगे, योगी जी ही आएंगे, ये तो कंफर्म है। कितनी सीटें? सीटों का मैं नहीं बता सकता कितने सीटें मिलेंगी, लेकिन क्योंकि टक्कर देने वाला कोई नहीं है अभी उनके सामने, क्योंकि उन्होंने जो जिस तरह के काम किए हैं वहाँ पे। मैं खैर यूपी का रहने वाला नहीं हूँ, लेकिन जो लोग वहाँ पे रहते हैं, जिनसे मेरी बातें होती हैं, उन लोगों का ये कहना है कि 2 चीजों के ऊपर काम किया उन्होंने। एक तो जो भय का माहौल रहता था, गुंडा राज जिसको कहें, वो खत्म किया उन्होंने। ये सही बात है, लोग माने या ना माने, जो बाहर, जो उत्तर प्रदेश में नहीं रह रहे हैं, बाहर जो रह रहे हैं वो इस बातों को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं उनका कहना है कि गुंडा राज खत्म हुआ है, जो कि सबसे मुख्य मुद्दा था वहाँ पे। एक डर तो नहीं कहेंगे, होता था ना माफिया राज जो चला करता था वहाँ पे, उस चीज को उन्होंने खत्म किया है। और जो विकास, देखिए विकास एक ऐसा चीज है जिसके ऊपर अभी भी वो डिबेट, मतलब उसके ऊपर आप तर्क कर सकते हैं कि हुआ नहीं हुआ। तो कुछ लोगों के नजर में हुआ है, कुछ लोगों के नजर में नहीं हुआ है। तो नहीं हुआ जो कहते हैं उनकी अपनी विचारधारा है, वो उनका अपना विचारधारा है। जो हुआ है कहते हैं उनकी अपनी विचारधारा है। तो जो जिन लोगों से भी मैंने बात किया, लोग अपने को सबसे बड़ी जो चीज होती है लोगों का सुरक्षित माहौल होना, जहाँ भी रह रहे हो वहाँ पे खुद को सुरक्षित महसूस करना, जो कि वहाँ के लोगों उन्होंने माफिया से निजात दिलाया, तो लोग अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं, पहला चीज। दूसरी चीज, विकास तो हुआ है। जो अब ये पूछेंगे क्या विकास हुआ बताओ, तो मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला नहीं हूँ, मैंने उस चीज को महसूस नहीं किया है, तो मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन जिनसे मेरी बातें होती हैं उन लोगों का कहना है, जैसे मेरा एक दोस्त है अम्बेडकर नगर में रहता है, उसका कहना है कि वो अच्छा सड़क अच्छी बनी है इनके राज्य में, एक्सप्रेसवे इतनी सारे बनी है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ये तो आपने अच्छी करीब 300-350 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे, ये बहुत अच्छा मुद्दा से गाजीपुर तक जोड़ेगा। ये जो आपने बहुत अच्छा मुद्दा बताया, ये एक चीज है। यूपी में कुल 3 एक्सप्रेसवे हैं। सोचिए ये कितना बड़ा सौगात है उस राज्य के लिए। और बहुत सारी विकास की योजनाएं हैं, जो कानपुर में बहुत कुछ किया उन्होंने, और एक बड़ा एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया ये आपका मोदी जी ने। ये आपका कुशीनगर में पहले से था, लेकिन वो उस रूप में नहीं था जिस रूप में अभी उसका उद्घाटन हुआ है। कुशी में इसलिए था क्योंकि कुशी में क्या है कि वर्मीज आते हैं, वर्मीज चाहे जो बौद्ध धर्म के जो मानने वाले हैं वहाँ पे बहुत आते हैं लोग, और बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा मंदिर है वहाँ पे। और विश्वनाथ मंदिर का जब बाबा गोरखनाथ तो क्या रिकंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन नहीं बोल सकते, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा अपडेट वर्जन बोल सकते हैं, जिस तरह से लोगों। और सबसे बड़ा मुद्दा जो मैं हमेशा कहा करता था कि राम मंदिर, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ट्रम्प कार्ड था। आप मोदी जी का पहला टर्म देखिए, दूसरा टर्म देखिए, राम मंदिर कहीं ना कहीं उनका एक मुद्दा था। तो मैं हमेशा ही बोला करता था कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपने को बहुत सक्षम मानती है और 2 बार पहली बार जब आई तो पूरी क्या बोलते हैं उसको,
मतलब खुद के दम पे आई। राम मंदिर का लेकिन सारा श्रेय भारतीय जनता पार्टी को मैं नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का। मैं एक बात कह रहा हूँ कि ये मुद्दा अब नहीं रहना चाहिए, इस मुद्दा को, चैप्टर को क्लोज करना चाहिए। राम मंदिर बनना है, आपकी सरकार है, सब कुछ आपके अंडर में है। अब ये सही समय है कि आप इसको बंद करो, अब लोगों की उस भावनाओं से खेलना बंद करो। राम मंदिर बना के डन एंड डस्टेड करो इसको, और कोई इस मौका ही मत छोड़ो कोई और पार्टी भविष्य में आए और इसके ऊपर खेले, या फिर आप ही लोग और 3-4 चुनाव इसी के ऊपर। लेकिन यूपी में जो पिछली बार जो कोरोना हुआ था, सेकेंड वेव, तो जिस तरह से वहां पे जिस तरह से हाहाकार मचा था, लाशें देखी गई थी गंगा नदी में, और देखिए ये लाशें देखी गई थी, ठीक है, इसके बारे में क्या, इसके ऊपर भी मैं बात बोलूंगा। जो लाशें देखी गई थी आज के डेट में भी आपको देखी जाएंगी, आप जाइए देखिए, दिखेंगी, वो नॉर्मल है, वहां पे होते हैं, लोग करते हैं, नदियों में डाल देते हैं लाशों को, ये नॉर्मल है वहां का। लेकिन कोरोना में क्या था ना कि यूपी सबसे ज्यादा चर्चा में था, यूपी सबसे ज्यादा चर्चा में था। मैं तो बोल रहा हूँ अभी भी मिसमैनेजमेंट देखा गया था, और ये इसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार को लेना पड़ेगा। मानता हूँ मैं, ये मानना पड़ेगा, एकदम मानता हूँ, मिसमैनेजमेंट हुआ था, मानता हूँ, एकदम मिसमैनेजमेंट हुआ था। लेकिन ये जो कोरोना है भैया, ये जो बीमारी आई, सरकार ने तो नहीं लाया ना भैया, हाँ, ये भी उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन ये सरकार का काम है, लोगों मैं मानता हूँ, ध्यान रखना मानता हूँ। अब आज ही के डेट में सरकार ने इतनी बड़ी ये कर दी कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। आपको कितने लोग मान रहे हैं, आप जाइए बाहर देखिए, सरकार के नियम, मैं ये मेरा खुद का है कि सरकार के नियम लोगों के लिए, लोगों के द्वारा होती है। मतलब नियम बना दिए लोगों के लिए, तो नियम जब तक लोगों के द्वारा नहीं पालन की जाएगी तो उस नियम का कोई औचित्य नहीं रह गया। ये बात मानते हैं? तो तुम्हारे हिसाब से कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है यूपी में? सारे लोग योगी जी को पसंद करते हैं, नाराज नहीं है, नाराजगी नहीं है। नाराजगी वही है विपक्षी पार्टियों के जो समर्थक है उनके अंदर नाराजगी हो सकती है। लेकिन मैं कहूंगा कि एक स्ट्रॉन्ग होल्ड के साथ योगी जी आगे बढ़ रहे हैं और उन्हीं की सरकार बनेगी, और बननी भी चाहिए। कितनी सीटें? मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैं प्रिडिक्शन नहीं करूंगा कि हाँ इतनी सीटें बनेगी। बीजेपी का नारा अब की बार 300 पार, तो क्या लगता है? नहीं 300, बीजेपी तो बहुत कुछ बोलेगा। बंगाल के चुनाव में उन लोगों का 200 का लक्ष्य था, 100 सेंचुरी नहीं मार पाए, तो बोलने से थोड़ी होता है, बोलने से नहीं होता। फिर भी लगता है कि देखिए, ये बोलना आ जाएगी। ये लोग इसलिए बोलते हैं कि लोगों के मन में एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़े, बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर, वोटर्स के ऊपर, एक इन लोगों का अलग एक प्रभाव पड़े। मेरे 300 कह देने से लोग, मैं अगर ये कहूंगा, मैं शुरू से ये कह के चलूंगा, नहीं मुझे लगता है हम 100 नहीं पार कर पाएंगे। तो और अखिलेश यादव के बारे में क्या सोचना है? अखिलेश यादव, देखिए कोई भी चीज जो हमारे माँ पापा जितनी मेहनत से अर्जित करके हमारे लिए रख के गए हैं और हमें फ्री में वो चीज माँ पापा से अपने मिल गया है, तो उस चीज के हम वो वैल्यू नहीं दे पाएंगे, या उसको उतने सुरक्षित और अच्छे तरीके से नहीं रख पाएंगे जितने हमारे पूर्वजों ने उस चीज को रखा होगा, संचित करके रखा होगा। तो अखिलेश यादव संभाल नहीं पा रहे, क्योंकि उनके पापा राजनीति में कब से थे, बहुत यंग एज से राजनीति में आगे थे। उनको मुलायम सिंह, उनको राजनीति की समझ थी, वो राजनीतिज्ञों के बीच में रहे, पले बढ़े, लोगों को उन्होंने देखा। और अखिलेश यादव ने ऐसा कुछ किया नहीं, वो अचानक कहीं और पढ़ रहे थे, विदेशों में ऐश की जिंदगी जी रहे थे। काम करने की जब वारी आई कि हाँ नौकरी करते हैं, तो नौकरी करते, तो मेरा बेटा तो नौकरी क्या करेगा, चलो आओ ये तुम्हारे लिए नौकरी है, तो लगा दिया। जो भी वो जीते अपने बाप के नाम से जीते, लेकिन खुद की उनकी कोई वैल्यू नहीं है। यूपी का तो हो गया तुम्हारा प्रेडिक्शन। पंजाब के ऊपर मेरी उतनी नजर नहीं रहती है, और पंजाब एक बोलना मुश्किल है। पंजाब में बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी। क्यों? क्योंकि वहां का एक जो मैं बैकग्राउंड नॉलेज दे रहा हूँ। पंजाब में टोटल विधानसभा में 117 सीट है, जिसमें रिसेंटली जो सर्वेज आ रहे हैं उसमें बीजेपी को कुछ 4-5 सीटें, हाँ नहीं बना पाएगी। पंजाब में एकदम नहीं बना पाएगी। पंजाब में आइदर कांग्रेस नहीं तो आम आदमी पार्टी। कांग्रेस ही रहेगी, आम आदमी पार्टी भी नहीं आएगी, कांग्रेस की ही सरकार बनेगी, बीजेपी कहीं नहीं आएगी। कांग्रेस का, क्योंकि बीजेपी के नहीं आने का मुख्य कारण ये जो किसानों के बीच आक्रोश,
और ज्यादातर पंजाब के किसान थे जो मोदी जी से नाराज चल रहे थे और उसका प्रभाव पंजाब में दिखाई पड़ेगा। और मोदी जी इसको ठीक करने के लिए हर गुरुद्वारे जाके मत्था टेक रहे हैं, लेकिन भैया नहीं होने वाला है। लेकिन कोशिश बेकार है, कोशिश बेकार है। और उत्तराखंड में बीजेपी है, क्योंकि पिछली बार कुछ शायद 57 सीट बीजेपी के हाथ में थे। नहीं, बीजेपी तो कितना भी डेटोरिएशन होगा तो आराम से उत्तराखंड में आराम से ले जाएगा। उत्तराखंड में और एक चीज है, गोवा अनप्रेडिक्टेबल है। सुनिए, उत्तराखंड का और एक रीजन है, बीजेपी बहुत चालाक पार्टी है। क्या चालाकी करती है? ये धर्म का कार्ड बहुत खेलती है। लोगों के मन में ये बैठा दिया ना, जैसे आप ही शायद नहीं, मेरा एक दोस्त बता रहा था, एक योगेंद्र यादव का विश्लेषण है कि बीजेपी ने अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए, और अभी भी मानिए या ना मानिए, मोदी जी का जो वो पॉपुलैरिटी है, पॉपुलैरिटी का जो ग्राफ है, उसके आसपास भारत का कोई नेता नहीं खड़ा होता है, पहला चीज। और लोकप्रियता आई कैसे? बीजेपी ने लोगों के दिमाग में ये बैठा दिया है कि भले ही महंगाई कितनी हो, कुछ भी हो, हिंदू हैं हम, तो हम हिंदू राष्ट्र, हम हिंदू हैं, और ये भारत हिंदू राष्ट्र है, इसकी प्रगति के लिए हम कुछ भी करेंगे। महंगाई है तो क्या हुआ? देश के लिए महंगाई है ना, जो हो रहा है महंगाई है देश के लिए है, प्रगति के लिए महंगाई हो रहा है। ये चीज दिमाग में लोगों को बैठा दिया है। अब आप कहेंगे कि जो गरीब है, जो एकदम गरीब है, वो वोट नहीं देगा, लेकिन लोग दे रहा है लोग। तो ये चीज सब, ये जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बढ़ा दिया ना दिमाग में, इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी जी देश के सबसे बड़े पॉपुलर लीडर हैं आज के डेट में भी। लेकिन विधानसभा चुनाव में कुछ अलग ही राजनीति होता है, क्योंकि वो विधानसभा स्टेट के मुद्दों पे चुनाव होते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ, वो वहाँ पे मोदी जी का फैक्टर इतना नहीं काम करता जितना लोकसभा में काम करता है। तो रिसेंट चुनाव को अगर तुम ट्रेंड को देखो, वेस्ट बंगाल को देखो, झारखंड को देखो, लेकिन ये निगेटिविटी में भी आपको पॉजिटिविटी देखिए कि जो उनके ये मोदी जी का ही पॉपुलैरिटी था। छत्तीसगढ़ का देख लो, मोदी जी का ही पॉपुलैरिटी, राजस्थान का देख लो, जो भी सीट मिला है ना, सभी जगह मोदी जी ने प्रचार प्रसार किया। हाँ, जो भी सीट मिला है, बीजेपी के बड़े लीडर, जो भी सीट मिला है वहाँ के राज्यों में, मोदी जी की पॉपुलैरिटी का ही प्रभाव था कि उतना सीट मिला, वरना घंटा ना मिलता उन लोगों को, एक भी सीट नहीं मिलते। तो जो बीजेपी 80 सीट यहाँ पे पा गई, अगर मोदी जी इतने प्रचार प्रसार नहीं किए होते, अपने खुद का प्रभुत्व नहीं दिखाए होते, तो ये 80 के आसपास क्या 50 भी क्रॉस नहीं कर पाते। देखो, मेरा प्रेडिक्शन ये है कि यूपी में एक स्ट्रॉन्ग फाइट है, और बीजेपी जिस तरह से तुम बता रहे हो पूरी तरह से कंफर्टेबल तरीके से जीत जाएगी। मुझे डाउट है, फाइट स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि पहले विपक्ष में, मैं बता रहा हूँ, पहले विपक्ष में दो पार्टियां हुआ करती थी, एक अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी, बसपा। तो इस बार मायावती मैदान में नहीं है, कहीं दिखाई नहीं पड़ती है, मुझे नहीं लगता कि मायावती का क्रेज है। तो मायावती के सारे जो वोट्स हैं वो अखिलेश यादव की तरफ मूव हो रहे हैं। तो जो भी एंटी इनकम्बेंसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो वोट पड़ने हैं, जो लोग बीजेपी को नहीं चाहते हैं या जो इस गवर्नमेंट को लाइक नहीं करते हैं, अगर वो कहीं देख रहे हैं तो अखिलेश यादव की तरफ देख रहे हैं, तो उनका वोट अखिलेश को जाएगा। और मायावती का सारा वोट अखिलेश को जाएगा। तो मायावती है मार्केट में नहीं, तो फिर तो मतलब उसका सारा वोट अगर अखिलेश यादव के पास जाएगा तो अखिलेश यादव एक अच्छा फाइट मुझे लग रहा है कि इस बार अखिलेश ने जो परिवारवाद के बीच में जो खिचड़ी बना के रखा हुआ है ना, लोगों के बीच में आक्रोश है, उनके खुद के समर्थकों के बीच में, उनके खुद के समर्थक, जो अखिलेश का समर्थक है आज, वो तो कभी उनके पापा का समर्थक हुआ करता था। हाँ? अगर 100 वोटर है, अगर अखिलेश के अभी 150 लोग हैं, तो 100 जो है पुराने उनके पापा के समर्थक थे, 50 इसके हैं, यंगस्टर जो है। बड़ी चीज है कि उनका अखिलेश का खुद का अस्तित्व मैं नहीं मानता। किसी गवर्नमेंट को बदलने के लिए एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव होना चाहिए, जो कि वहाँ पे नहीं है। ऑप्शन होना चाहिए लोगों के पास। ऑप्शन क्या है? अखिलेश यादव और मायावती दोनों ही अपने अपने जमाने में फेलियर साबित हुए हैं। खुद आपने मेन जो बात है आपने कह दी। हाँ, अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव का जो राजनीति है मुझे तो कभी भी पसंद नहीं आया, और मायावती का तो बिल्कुल नहीं। उत्तर प्रदेश में जब मायावती सीएम थी तो वो बड़े बड़े हाथी, बड़े बड़े पार्क, अपना ही स्टैचू बनवाती थी, और वो सरकारी पैसे खजाने का दुरुपयोग की थी। हाँ, ये तो है। और जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे
तो मुझे याद है कि उनके पिताजी का जन्मदिन सैफई में होता था और बहुत बड़ा महोत्सव होता था जिसका नाम था सैफई महोत्सव। इस पे करोड़ों रुपए खर्च होते थे और वो करोड़ों रुपए सरकारी खजाने से खर्च होते थे, जिसमें बॉलीवुड के सितारे आके ठुमके लगाते थे। और मैं एक इस पे और मुझे एक और चीज याद है कि एजुकेशन टूर के नाम पे वो अपने कुछ मिनिस्टर्स को विदेश दौरे पे भेजे थे, जिसमें वो 10 या 15 मिनिस्टर थे। वो 5 कंट्री का विजिट किए थे और 5 स्टार लग्जरियस होटल में वहां जाके रुकते थे और सारे सरकारी खजाने के खर्च पे। और वो क्या था, एजुकेशन टूर। वहां से सीख के आएंगे कि यहाँ पे किस तरह का पढ़ाई होना चाहिए, किस तरह का इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो लगता है कि यहाँ की जनता क्या मूर्ख है, आप पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, ये लोग पैसे का बहुत बड़ा दुरुपयोग किए हैं। और मायावती तो जग जाहिर है अपना ही स्टैचू बना ली थी, ठीक है। तो वैसे में कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो जब कोई अल्टरनेटिव नहीं हो लोगों के सामने तो वो ऑब्वियसली मतलब चांसेस कम बन जाता है। जहाँ तक पंजाब की बात है तो पंजाब में इस बार मैं देख रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी का प्रभुत्व दिख रहा है, फुटप्रिंट है। पिछली बार उन्होंने 20 सीटें जीती थी, इस बार ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को टक्कर देंगे। कॉन्टेस्ट में है, कांग्रेस का एक अच्छी लड़ाई है। और मुझे तो लगता है या तो हंग मेजॉरिटी आएगी, जिसमें 2 पार्टियों को मिलके बनाना होगा, या अगर आपका अच्छा लग रहा है तो उनकी सरकार बनेगी। उत्तराखंड में बीजेपी है, गोवा अनप्रेडिक्टेबल है। गोवा में मैं देख रहा हूँ कि ममता बनर्जी भी जाके प्रचार कर रही है। मतलब टीएमसी का भी फुटप्रिंट है, बहुत सरप्राइजिंग है। टीएमसी जो बंगाल के बाहर मुझे दिखती नहीं है, गोवा में प्रचार करते हैं ममता बनर्जी दिखती है। देखिए वहां पे उनका जाना, वो लोग बहुत दूर का सोच रहे हैं। आप इस बात को जानिए, 2024 के ऊपर नजर है। उस मुद्दे को ध्यान में रख के ये लोग टूर कर रहे हैं। जो ममता बनर्जी का वहां पे जाना है का मतलब ये नहीं कि मैं जाके वहां अपनी सरकार बना लूं, नहीं। ये दोस्ती बढ़ाने जा रही है अपना, कि भैया तुम रहो मेरे साथ, 2024 में हम लोग साथ में लड़ेंगे। और 2024 कुछ भी हो, मोदी को हटाना है। इस बार तो 3rd टर्म तो ये लोग लाने नहीं देंगे मोदी को। तो ये अपना इसलिए नहीं जा रही है कि मुझे जाके वहां पे गोवा में कल को सरकार बनानी है, नहीं, पॉपुलैरिटी अपनी दिखानी है। अच्छा, अब सरकार बनाना उनका उद्देश्य नहीं है। और ये भी वो नहीं चाहेंगे कि मैं जाके वहां। गोवा में आम आदमी पार्टी की भी कोशिश रहती है, ममता बनर्जी की पार्टी, लेकिन मुख्यतः वहाँ बीजेपी और कांग्रेस में ही टक्कर होता है। पिछली बार सबसे अच्छा लगता है भैया ना, राजस्थान किसी एक को 2 टर्म नहीं देता है। भाई आप आए हो, काम करो, नहीं काम किया अगली बार जाओ, हटो, कोई और आओ, काम करो। और मणिपुर के बारे में क्या ख्याल है? मणिपुरी तो पढ़े लिखे लोग, मुझे लगता है वहाँ पे बहुत लोग पढ़े लिखे होते हैं। मणिपुर भी अनप्रेडिक्टेबल, वहाँ का ज्यादा नॉलेज भी नहीं हम लोगों को। तो वहाँ के लोग, हाँ वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं। वो मतलब पढ़े लिखे कहिए, मतलब मणिपुर का जब नाम आता है तो हमारे दिमाग में ये तो पढ़े लिखे हैं, बहुत शिक्षित लोग हैं। और वो लोग, उन लोग का डिसीजन जो भी होगा तार्किक होगा। भाई आपने विकास किया, हमारे लिए काम किया तो वोट ले जाइए, नहीं किया तो अब रहिए। बिहार और उत्तर प्रदेश की तरह नहीं है कि काम कुछ भी नहीं किया। हालांकि ये हम लोगों का एक प्रेडिक्शन है, लेकिन प्रेडिक्शन हमेशा ही सच नहीं होता। हाँ, मतलब तो ये नहीं कह रहे कि मैंने बोल दिया कि अखिलेश यादव जीतेंगे तो मतलब योगी जी जीतेंगे तो योगी जी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे, सिनेरियो बदलते जाएंगे और कब क्या होगा कहना मुश्किल है। लेकिन मतलब आम आदमी की तरह हम लोग सोचते हैं। हम लोग कोई बहुत बड़े राजनीतिक पंडित है तो नहीं, बहुत बड़े जानकार नहीं है, नहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी से इस तरह से जुड़े हुए हैं कि बहुत नॉलेज हो। बस हम लोगों का ये टॉपिक था, अपना खुद का अपना एक डिस्कशन था कि क्या कैसा होगा। हम लोग देखते हैं। अब चुनाव के बाद इस वीडियो को एक बार रिव्यू करेंगे। जरूर इसको अच्छे से सुरक्षित रखिएगा कि कितना हम लोगों का अनुमान सही था नहीं था। और क्लोज जब आएगा चुनाव तभी पता चलेगा कि क्या होगा एक्चुअल में। बस एक प्रेडिक्शन था। और आप लोगों ने भी हम लोगों का डिबेट सुना, कैसा लगा अपना कमेंट दीजिएगा। हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये अगर इस तरह का अच्छा लगा तो और आगे बनाएंगे डिबेट और टॉपिक पे चर्चा करेंगे। हाँ जरूर करेंगे। तो बस आप लोगों से यही विनती है, यह हम दोनों को यह मत समझ लीजिए कि वो ये बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे, वो अच्छा ये कांग्रेस को नहीं, हम लोग ऐसा नहीं है। हम लोग किसी पार्टी के पक्षधर नहीं है। हम लोग किसी जो अच्छा काम करेंगे हम लोग उसको वोट देंगे, उसके बारे में उसकी प्रशंसा करेंगे, जो गलत काम करेंगे उसकी निंदा भी की जाएगी।
तो यहाँ कोई बहुत बड़े समर्थक या फैनेटिक एकदम फैनेटिक नहीं है कि हम कट्टर लोग नहीं है। जो अच्छा करेंगे उनका समर्थन हम लोग करेंगे, जो बुरा करेंगे वो उनका क्रिटिसिज्म भी करेंगे। जरूरी है। अगर मैं मेरे वोट से अगर कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनता है, अगर मैंने सोचा कि ये XYZ बन सकता है, उस लायक है, और वो प्रधानमंत्री या सीएम बन भी जाता है वो XYZ, तो ये हमारा अधिकार भी है कि मैं उससे प्रश्न करूं। उसका भी मेरा अधिकार है ये, मैं उससे प्रश्न करूं कि भैया, हाँ, कि भैया मैंने आपको वो इस पद के लायक सोचा, आपको इस पद पे बैठाया और आप इस पद की गरिमा के अनुसार अपना कार्य नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो ये मेरा अधिकार है कि मैं उनसे प्रश्न करूं, क्यों नहीं कर रहे हैं आप। और मैं ये देख रहा हूँ कि वीडियो का जो टाइमर है वो 20 मिनट हो चुका है। तो इतना 20 मिनट का वीडियो कोई सुनेगा, लगता है? सुन सकते हैं लोग। अब देखना ये है कि वीडियो अपलोड करने के बाद कितने लोग हम लोग के इस तरह के छोटे मोटे डिबेट में इंटरेस्ट दिखाते हैं। जरूर। और जिनको अच्छा लगे वो अपने कमेंट से जरूर बताएंगे। जरूर हम लोग इंतजार करेंगे। ओके, तो थैंक यू, बाय। खत्म करते हैं वीडियो, बाय।